हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज मी कुसुम मैम और ये है पॉलिटी MCQ सीरीज़। जिस बच्चे ने अभी तक के वाले जो है लेक्चर्स नहीं देखे MCQs के, वो जो मैंने प्लेलिस्ट एक बना के रखा है पॉलिटी MCQs हमारी चैनल पे, वो जाके देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 से ही। तो चलिए आज हम आज का स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आज का है, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर इज चूज द करेक्ट ऑप्शन, रोज, लोटस, लिली एंड सनफ्लावर। चूज द करेक्ट आंसर। कौन सा है नेशनल फ्लावर? एंड इट इज लोटस। लोटस सिंबलाइज हमें क्या दिखाता है? डिविनिटी, फर्टिलिटी, वेल्थ, नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट, इसलिए हमने ये नेशनल फ्लावर को रखा है। व्हाट इज द मोटो इनकॉर्पोरेटेड अंडर आवर नेशनल एम्बलम? नेशनल एम्बलम में हमने क्या ऐसा मोटो रखा है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम जयते, जय हिंद। तो इनमें से कौन सा रखा है हमने नेशनल एम्बलम में? एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द राइट आंसर इज, शाबाश, यस, सत्यम जयते। ये हमने मुकुंदका उपनिषद से लिया है। Which party provided 2 प्राइम मिनिस्टर्स in 2 years time? किस पार्टी ने हमें 2 प्राइम मिनिस्टर्स 2 सालों में दिए? बीजेपी, जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी। जिसने ये नहीं पढ़ा है उसके लिए जनता पार्टी, ठीक है। जब इमरजेंसी लगी थी जो है कांग्रेस के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, उस टाइम फिर जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिली हुई थी, एक साथ आ गई सो दैट कि वो जो है अपोजिशन में आ जाए, अपोजिशन में आ गई थी और उसको इंदिरा गांधी को हराने के लिए, ठीक है। फिर मोरारजी देसाई बने जो है 4th प्राइम मिनिस्टर बने 1977 से लेकर 1979 तक, और उसके बाद राज नारायण आए 1979। उसके बाद इस साल में जो है 1979 फिर राज नारायण और चरण सिंह pulled out of Janata Party, forcing Desai to resign from the office, ठीक है। तो दैट मीन्स मोरारजी देसाई जो 4th प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद चरण सिंह आ गए एज 5th प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो जनता पार्टी ने ऐसा किया था, ठीक। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच पोलिटिकल पार्टी हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पोलिटिकल पार्टी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एंड तृणमूल कांग्रेस। ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस तो पहले से ही नेशनल पार्टी थी बहुत टाइम से, जनता पार्टी बीजेपी तो ऑब्वियसली है, बहुजन समाज पार्टी भी, तो तृणमूल कांग्रेस ये कुछ पहले का है, अभी का स्टेटस पता नहीं है, अभी का स्टेटस आप चेक कर सकते हो। तृणमूल कांग्रेस जो है क्या ये नेशनल पार्टी है कि नहीं है? ये बेसिकली वेस्ट बंगाल की स्टेट पार्टी है और मुझे लगता है अभी तक तो होगी ये। बेसिकली इसके लिए भी एक क्राइटेरिया होता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है और नहीं बन सकती है। इनमें से किस कंट्री का जो है कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है? ठीक है, ऑप्शंस आर USA, UK, पाकिस्तान, इंडिया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? वो है USA का। और आप बताइए फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो UK का है, UK में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, ठीक है। तो UK इज द राइट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन, कब एडॉप्ट किया गया था? इन डेट्स में आपको बताना है इसको, कब एडॉप्ट किया गया था। आपको पता है वो डेट कहाँ पे लिखा गया है? प्रियम्बल में है, 26 नवंबर 1949, ये प्रियम्बल में दिया गया है डेट, ठीक है। इन विच ईयर डिड द स्टेट झारखंड केम इनटू द एग्जिस्टेंस? झारखंड कब एग्जिस्टेंस में आ गया? आपको पता है कुछ स्टेट्स बाद में बनी, पहले कम स्टेट्स थी, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं। और ये कब बनी थी? ये बनी 2000 में, ये 3 स्टेट्स उस टाइम बनी थी, 2000 में ये बनी थी। दो 2000 में ये बनी थी। और झारखंड फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, यूरेनियम वहाँ पे, माइका है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट है, गोल्ड,
सिल्वर, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, ये सारी जो है चीज़ें वहाँ पे जो है मिनरल रिच रीजन है, जो है झारखंड वाला रीजन। द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वीटो इज फाउंड इन, ठीक है, तो कहाँ पे किस कंट्री में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किससे किया जाता है? पॉपुलर वीटो से। ऑप्शंस आर ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रशिया एंड इंडिया। तो आपको पता है पॉपुलर वीटो होता है कि जहाँ पे आई थिंक जहाँ पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। अब इंडिया जैसी कंट्री में इतने सारे लोग हैं, अगर हम इन डिसीजंस को भी लोगों के हाथ में दे देंगे तो कितना टाइम लगेगा और कितना रिसोर्सेज लगेगा। लेकिन ये जो है ऐसे लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेट कराना इन सारी चीज़ों में भी, वो वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे जो है नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कहाँ लगता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम है? इट इज़ स्विट्जरलैंड। वहाँ पे लॉज के लिए भी लोग डायरेक्टली वोट करते हैं। द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। कंकरेंट लिस्ट का आइडिया कहाँ से हमने बोरो किया? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर। चूज द राइट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज शाबाश, इट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट का जो है आइडिया लिया गया। The idea of DPSP, Right to Principles of State Policy, has been taken from the Constitution of DPSP, जो कहाँ किस में है? जो पार्ट 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसको कहाँ से लिया गया है? सो इसको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो क्या DPSP जस्टेबल है? क्या ये जस्टेबल है? दे आर नॉट जस्टेबल। उनको आप कोर्ट में नहीं जा सकते उनकी वायलेशन के लिए। हाउ मेनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट? क्या हम प्रेसिडेंट को री इलेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे अगर कोई प्रेसिडेंट है फिर उसको फिर से प्रेसिडेंट रखेंगे, और अगर कर सकते हैं तो कितनी दफ़ा कर सकते हैं? वंस, ट्वाइस, 2 टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। क्या एक बार कर सकते हैं उसको री इलेक्ट, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, या किसी भी जितना मर्जी, एनी नंबर ऑफ टाइम। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। आपको पता है जो यूएसए का प्रेसिडेंट है उसको जो है सिर्फ 2 टर्म्स वो ले सकता है, और जो है यहाँ पे जो री इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का उसका क्या यहाँ पे प्रोसीजर है? हम एनी नंबर ऑफ टाइम्स उसको री इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Which article of the Constitution of India deals with the right to constitutional remedies? मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई है। ऑप्शंस आर आर्टिकल 19, 14, 21 एंड 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस आर्टिकल में बताई गई है? यस, वेरी गुड, आर्टिकल 32। ठीक है यहाँ तक। Which part of Indian Constitution deals with center state financial relations? सेंटर और स्टेट की फाइनेंशियल रिलेशंस किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? ऑप्शंस आर 15, 14, 12, ठीक है, 15, 14, 12 और 10, पार्ट 10 किस पार्ट में है ये? आपको पता है ये किस पार्ट में सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस? चूज योर आंसर एंड राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, एंड द राइट आंसर इज Part 12 of the Indian Constitution deals with the center state financial relations। और जो Part 15 है वो डील करता है किसके साथ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। और Part 14 में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की रिलेटेड चीज़ें ये है मेंशन करके है। और Part 10 में क्या आता है? शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया गया है। ये ज़रूरी है आप याद रख लो इनको, क्योंकि ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट 10 में क्या आता है? शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स। पार्ट 14 में पब्लिक सर्विस कमीशन, और पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन। तो पार्ट 12 में आ जाएगा सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। Who among the following Indian prime ministers could not vote for himself during the vote of confidence that he was seeking from the लोकसभा? तो इनमें से किस प्राइम मिनिस्टर ने खुद वोट नहीं कर पाया ड्यूरिंग द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? ठीक है, जब उसने लोकसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये लिया था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब कराया था। वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड द राइट ऑप्शन इज मनमोहन सिंह। इसने खुद वोट नहीं किया। आई थिंक इसलिए भी नहीं किया होगा, शायद ये था क्या, ये था शायद राज्यसभा का मेंबर, आई थिंक सो। ठीक है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट के पास अभी भी पावर है, उसको बराबर जो है मेजॉरिटी है उसमें लोकसभा में, इसलिए ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किया जाता है।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती हैं ये बेडरॉक प्रिंसिपल्स है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो काउंसिल ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बिकॉज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये बेडरॉक प्रिंसिपल है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, जो लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का, लोकसभा। शाबाश। Which of the following rights is not granted by the Constitution of India at present as a fundamental right? अभी कौन सा वाला right as fundamental right नहीं है? Right to equality, right to freedom, right to property, right against exploitation. Choose the correct option. Very good, very nice. Right to property अभी as a fundamental right नहीं है, ये अभी as a legal right है। When were the fundamental duties of Indian citizens incorporated in the Constitution? Options are 1952, 1976, 1979, 1981. Fundamental duties जो है इनको कब कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया? आप सबको पता है, इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया और 11th को 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया 11th फंडामेंटल ड्यूटी को। और किस ईयर में हुआ था वो? 1976 में आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी इनको लाया गया था। विच इज़ द कॉम्पिटेंट बॉडी टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, जो किसको सिटीजनशिप आप दे सकते हैं। तो सिटीजनशिप जितने भी मामले हैं वो कौन डिसाइड कर सकता है? ठीक है, तो ऑप्शंस आर इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। क्या इलेक्शन कमीशन वो बता सकता है इनके बारे में एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप? प्रेसिडेंट बता सकता है, पार्लियामेंट बता सकता है, या पार्लियामेंट और असेंबलीज बता सकते हैं। शाबाश, आप इसका आंसर लिखिए एंड द राइट आंसर इज पार्लियामेंट। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट लाया ना पार्लियामेंट में 1955 में। यहाँ तक बात समझ आ गई? अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल द अल्टीमेट, ये अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट एंड पीपल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अल्टीमेटली इंडिया में जो पावर है वो किसके पास है? हमारा प्रियम्बल ये बताता है एंड यस इट इज वेरी गुड, पीपल, लोगों के पास है। ड्यूअल सिटीजनशिप इज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ड्यूअल सिटीजनशिप किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती हैं, ज़रूरी होती है वहाँ पे ये? ऑप्शंस आप पार्लियामेंट्री, फेडरल, यूनिटरी एंड अथॉरिटेरियन। ज़रा बताइए इसका आंसर, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है ड्यूअल सिटीजनशिप, दो सिटीजनशिप जहाँ पे होती है एक बंदे की, वो किस में होती है? क्या पार्लियामेंट्री में होती है, फेडरल में होती है, यूनिटरी में होती है, अथॉरिटेरियन में होती है? शाबाश, इट्स द फीचर ऑफ फेडरलिज्म, फेडरल पॉलिटी। यूएसए में फेडरल ये है सिस्टम है, तो इसलिए वहाँ पे भी ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप है। रिट्स आर इशूड बाय, रिट्स को इशू कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। कौन करता है इशू रिट्स को? शाबाश, इसका आप आंसर लिख लीजिए। रिट्स को जो है इशू कर सकते हैं दोनों, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर, दोनों इशू कर सकते हैं। और 5 रिट्स होती है, हिबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्जरी। ठीक है, शाबाश। 6th schedule of the Indian Constitution contains provisions for the administration of tribal areas. Which of the following states is not covered under this schedule? 6th schedule में 4 states आती हैं शेड्यूल, जो शेड्यूल ट्राइबल्स होते हैं ना, उनके लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इनमें से कौन सी ऐसी नहीं है? आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो अंडर 6th शेड्यूल नहीं आती है? शाबाश, एंड द राइट आंसर इज मणिपुर। ठीक है, 4 स्टेट्स आती हैं इसमें। ATM आप याद रखो, ATM और एक और M। ए हो गया आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मिजो है इसमें, लेकिन मणिपुर नहीं है। मणिपुर 6th शेड्यूल के अंदर नहीं आता है, लेकिन ये 4 स्टेट्स आती हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन है उनको, ये क्या हो गया इसको,
उनको ये करने के लिए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। The minimum number of judges of the Supreme Court required for hearing any case involving interpretation of Constitution is, अच्छा, कम से कम एक बेंच में कितने जज होने चाहिए अगर उनको कोई केस सुनना है, चाहे उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस भी हो? 10, 9, 7 और 5, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी होता है ना कि अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना होगा तो कितने होने चाहिए मिनिमम? आप लिख लीजिए इसका आंसर, एंड द राइट आंसर इज़ वेरी गुड 5, 5। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट हमें करना होगा कम से कम 5 जज होने चाहिए एक बेंच में। ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग ए लेटर टू, किसको ये रिजिग्नेशन लेटर देता है? चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर? किसको देता है? लॉ मिनिस्टर को देता है, प्राइम मिनिस्टर को देता है, प्रेसिडेंट को या चीफ जस्टिस को? कौन? सुप्रीम कोर्ट का जज किसको रिजिग्नेशन लेटर देता है अपना? आप इसका आंसर लिख लीजिए, वेरी गुड, शाबाश। प्रेसिडेंट को देता है, क्यों? प्रेसिडेंट ही उसको अपॉइंट भी करता है और ये रिजिग्नेशन लेटर भी प्रेसिडेंट को ही देता है, सुप्रीम कोर्ट का जज। Which one of the following states does not have विधान परिषद? ठीक है, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्योंकि हर एक स्टेट में 2 हाउसेज नहीं होते हैं, किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कम ही स्टेट्स में ऐसा है। तो ये चेंज होता रहता है। तो अभी का स्टेटस तो पता नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में जो 2017 तक नहीं था, 2017 तक सिर्फ 2014 तक सिर्फ 7 स्टेट्स में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल था। आंध्र प्रदेश में था, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो तमिलनाडु में नहीं था 2014 तक। अभी की तो आप खुद ये कर सकते हो चेक। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एबॉलिश करना है, क्रिएट करना, ये भी पार्लियामेंट ही कर सकता है। डाइजेस्ट स्टेट असेंबली हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ सीट्स अमंग इंडियन स्टेट्स? किस स्टेट असेंबली में जो है सबसे कम सीट्स होती हैं? सिक्किम, गोवा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो राइट आंसर इज वेरी गुड, सिक्किम। आपको मैंने बताया उसमें मिनिमम रखा गया है 60 और मैक्सिमम 500, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, इसमें 32 ही है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है ना, इसलिए। हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड? 2016 की बात की गई है, वहाँ पे एक था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, लेकिन ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला एबॉलिश कर दिया गया। अब ये पुराना क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ दीजिए। हाउ मेनी टाइम्स वॉज द टर्म ऑफ द लोकसभा एक्सटेंड अप टू 6 years? क्योंकि जब ये होती है ना इमरजेंसी, उस टाइम इसका 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है लाइफ टर्म, ठीक है। कितनी बार ये कर दिया गया लोकसभा का एक्सटेंड? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर? कभी नहीं। क्या कभी नहीं कर दिया गया? नहीं। आपको पता है इंदिरा गांधी के टाइम पे भी इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। तो कितनी बार कराया गया? वंस, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे जब हुआ था, फिर 1 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया था टाइम। 1976 से 1977 तक इसको बढ़ा दिया। Among the tax revenue of the union government, the most important source is, taxes में से सबसे important source of जो है revenue union government के लिए क्या होता है? इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है यूनियन गवर्नमेंट के लिए? यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़। द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द राज्यसभा आर, कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में? वो डिफरेंट फील्ड से जो होते हैं ना, एक्सेल जिन्होंने किया होता है उनको किया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को किया गया, ठीक है, तो क्योंकि वो क्रिकेट में बहुत ये थे, तो ऐसे जो है उनको किया जाता है। एंड राइट आंसर इज़ 12। उनको कौन करता है? प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है। एंड राइट आंसर इज़ 12। 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज, चार चीज़ें आप याद रख लीजिए। आर्ट के फील्ड से, लिटरेचर के फील्ड से, साइंस एंड सोशल सर्विस के फील्ड से आप देख लीजिए, इनको किया जाता है नॉमिनेट। 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी,
तो जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं ना, कितने सालों के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं? एवरी ईयर, एवरी 2 years, एवरी 3 years एंड एवरी 4 years। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, एंड द राइट आंसर इज एवरी 2 years, हर 2 साल के बाद। क्योंकि राज्यसभा जो है ये परमानेंट बॉडी है, परमानेंट हाउस है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। 6 साल इसमें ये होते हैं, मेंबर्स की टर्म होती है, लेकिन हर दूसरे साल फिर क्या होता है, 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, फिर उनको रिप्लेस किया जाता है। और उनके जो मेंबर्स होते हैं ना, वो उनको री इलेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मेंबर रिटायर हुआ फिर उसको बस निकलना है, उनको री इलेक्ट भी किया जा सकता है। The expenditure made on which of the following does not require budgetary approval every year in India? तो budgetary approval पार्लियामेंट का अप्रूवल किसकी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है हर साल? ठीक है, जो एक्सपेंडिचर होता है। डिफेंस, नेचुरल कैलामिटीज़, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड। हर साल बजटरी अप्रूवल किसके लिए नहीं चाहिए? एंड द राइट आंसर इज नेचुरल कैलामिटीज़, क्योंकि ये सडन एक्ट्स होते हैं ना, एक्ट्स ऑफ गॉड होते हैं, तो हम पहले ही नहीं बता सकते हैं कि इस साल कहीं पे फ्लड, नेशनल फ्लड आ जाएगा, नेशनल कुछ डिज़ास्टर हो जाएगा। तो ये फिर क्या होता है, बजट में तो हमें वो चीज़ें होती है जो हमें पता होती है, इसमें हमें कितना ये पैसे खर्च करने हैं, इसमें हमें कितने पैसे खर्च करने हैं, या टैक्स कितना हमारा आ जाएगा। तो इसलिए ये जो होता है ना नेचुरल कैलामिटीज़, ये अचानक ही आ जाता है। फिर से यही क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट कितने पर्सन्स को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में? तो 4, 8, 12, नन ऑफ द अबव। एंड मैंने आपको अभी बताया 12 मेंबर्स को ये कर सकता है, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस और साइंस से। ठीक है, ये 4 आपको याद, कभी कभी आता है ना किस बेसिस पे, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड एटसेट्रा एंड साइंस है। ठीक है, Which article of the Indian Constitution provides for the institution of पंचायती राज? आर्टिकल 36, 39, 40, 48। इनमें से हमें पंचायती राज के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? ऑब्वियसली वो DPSPs में है ये आर्टिकल, और इसको हम जो गांधीयन बेसिस भी के बेसिस पे भी इसको कैटेगराइज करते हैं। एंड द राइट आंसर इज 40, आर्टिकल 40, जो कि DPSPs में है और पार्ट 4 में है। ठीक है, आई थिंक सफिशिएंट है आज के लिए, और कल हम और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।